पिछले वीडियो में मुझसे एक ये वाला मैकेनिज्म रह गया था, ये जो एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन है, तो इसमें हम पहले ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इस वाले मैकेनिज्म में आप लोग देखें कि अगेन वही प्रोसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन हो रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है, यही कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन बनाता है, ठीक है। ये जो बाइकार्बोनेट है ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो हाइड्रोजन है ये चला जाता है ल्यूमिन में। जैसे ही ये डिफ्यूज हो जाता है ल्यूमिन में, तो इस हाइड्रोजन को अब न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, इस हाइड्रोजन को कौन एक्सक्रीट करेगा, ठीक है। तो हमारे ये जो ट्यूबुलर सेल है इसके अंदर एक और प्रोसेस हो रहा है, और वो ये है कि जो ग्लूटामीन जो अमाइनो एसिड है, ये ग्लूटामीन जो है ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द रिमूवल ऑफ अमोनिया, ठीक है। ग्लूटामीन से जब अमोनिया चला जाता है, ग्लूटामीन से जब हम अमोनिया को रिमूव करते हैं तो इससे ग्लूटामेट बनता है, ठीक है। लेकिन हमें अमोनिया चाहिए, ये जो अमोनिया है ये ल्यूमिन में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ है वो है ग्लूटामेज। तो ग्लूटामेज एंजाइम के थ्रू डी अमाइनेशन होती है किस चीज की, ग्लूटामीन की, यानी ग्लूटामीन से अमोनिया रिमूव हुआ है और ये कन्वर्ट हुआ है ग्लूटामेट में, ठीक है। तो ये जो अमोनिया है ये आके इसी ल्यूमिन के अंदर ये जो हाइड्रोजन बाहर आया है, डिफ्यूज हुआ है, इसके साथ कंबाइन हो जाता है और किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयन में। ये जो अमोनियम आयन है ये हमारी बॉडी से यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात आप लोग याद रखिए कि हमारी यूरिन का जो पीएच है वो तकरीबन 6 है, तकरीबन 6 है, लेकिन ये वेरी कर सकता है 4.5 से लेकर 9.5 तक, ठीक है। किस बेस पे ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि जो यूरिन है इसमें कितना एसिड्स आया है या इसमें कितने बेसिस आए हैं, ठीक है। तो बॉडी से अगर एसिड्स हमारी यूरिन में आएंगे एक्सक्रीशन के लिए तो हमारी यूरिन का जो पीएच है वो कम होगा, लेकिन अगर बॉडी से बेसिक चीजें या बेसिस जो है वो हमारी यूरिन में आएंगे तो उसकी वजह से हमारी यूरिन का जो पीएच है वो अल्कलाइन होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये है कि जो बाइकार्बोनेट है इसको हम अल्कली रिजर्व ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी में एक मेन अल्कलाइन चीज है, एक मेन अल्कलाइन कंपाउंड है, ठीक है। एक और बात ये है कि जो NH4 है ये एक मेजर यूरिन एसिड है, यूरिन का जो मेजर एसिड है वो NH4 है, अमोनियम आयन है, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एसिडोसिस जो कंडीशन है वो कॉज हुई है तो उस एसिडोसिस में जो प्रोमिनेंट मैकेनिज्म होगी वो इसी NH4 वाली मैकेनिज्म होगी। यही NH4 वाली जो मैकेनिज्म है ये हमारी बॉडी के एसिडोसिस कंडीशन में ये वाला मैकेनिज्म प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं पीएच के डिसऑर्डर्स पे। तो अगर हमारी ब्लड का या हमारे जो बॉडी है उसका जो पीएच है वो 7.35 से कम होगा तो उसको हम एसिडोसिस कहेंगे, क्योंकि 7.35 से कम अगर होगा तो वो एसिड की तरफ आएगा, ठीक है। और अगर हमारे जो ब्लड प्लाज्मा है उसका पीएच 7.45 से बढ़ेगा, उससे इंक्रीज होगा, तो वो जो कंडीशन है उसको हम अल्कलोसिस कहेंगे, ठीक है। तो अल्कलोसिस और एसिडोसिस के दो कंडीशन है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस एंड रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस को। चूंकि रिस्पायरेटरी है तो इट मींस कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी बॉडी में एक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम एज एन एसिड कंसीडर करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, तो अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया है तो इट मींस के हमारी बॉडी का जो पीएच है वो एसिडिक की तरफ आ गया है, और एसिडिक पीएच जो है वो क्या होगा, वो कम होगा, किस चीज से, 7.35 से। तो जब हमारी बॉडी का पीएच 7.35 से कम होगा बिकॉज ऑफ द अकमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कहेंगे, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो मेन गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से हमारी बॉडी का पीएच जो है वो एसिडिक हो गया है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। इसके जो कॉजेज है वो ये है कि हाइपोवेंटिलेशन होगी। हाइपोवेंटिलेशन मीन यानी ब्रीथिंग हम कम ब्रीथिंग की वजह से। तो अगर कम ब्रीथिंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रॉपर्ली रिमूव नहीं होगा, वो प्रॉपर्ली एक्सहेल नहीं होगा हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड में अकमुलेट होगा, और अकमुलेशन की वजह से हमारी ब्लड का जो पीएच है वो कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हाइपोवेंटिलेशन है ये किस वजह से हाइपोवेंटिलेशन हमें कॉज होगी, बिकॉज ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीजेस। ये रिस्पायरेटरी डिजीजेस कौन कौन से हो सकते हैं, एम्फीसीमा हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, ट्रॉमा टू द रिस्पायरेटरी सेंटर इन द मेड्यूला
या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हुई होगी। तो ये वो कंडीशंस है जिसकी वजह से हम हाइपोवेंटिलेशन करेंगे, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो कम होगी, और ब्रीथिंग रेट की कम होने की वजह से हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड अकोमुलेट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अकोमुलेशन की वजह से उसका जो पीएच है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एसिडोसिस है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, इसको कंपेंसेट किस तरह किया जाएगा? हमारी बॉडी जो बफर सिस्टम है वो उसको किस तरह ट्रीट करेगी, हील करेगी। यहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट लिखा है लेकिन यहाँ पर कंपेंसेशन लिखना चाहिए था। ठीक है, तो कंपेंसेट किस तरह करेगा? तो क्या होगा कि चूंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई डिजीज है, हाइपोवेंटिलेशन है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अकोमुलेट हुआ है, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए हमारी किडनी काम करेगी। ठीक है, तो हमारे जो किडनी है वो क्या करेगी? एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करेगी। बाइकार्बोनेट चूंकि एक अल्कलाइन चीज है तो इसको रीएब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि जब एक एसिडिक चीज के साथ एक अल्कली बेस जो है वो कंबाइन होती है तो उससे न्यूट्रलाइजेशन वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो हमारी जो किडनी है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करती है जबकि बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और चूंकि हाइपोवेंटिलेशन की वजह से ये प्रोसेस, ये कंडीशन काज हुई है, तो इस वजह से इसको कंपेंसेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस हम करेंगे? हाइपरवेंटिलेशन करेंगे। हाइपरवेंटिलेशन मीन यानी हम अपने ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करेंगे। जब हम ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करेंगे तो हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट वन कंडीशन इज रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। तो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड चीज है, तो चूंकि अल्कलोसिस है तो इट मींस के कार्बन डाइऑक्साइड तो एक एसिडिक चीज है, एक एसिड बनाता है, तो इस वजह से इसका मतलब ये होगा कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो अगर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी होगी तो इस वजह से हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.45 से रेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हमारी बॉडी का पीएच 7.45 से बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, यानी हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया है, एक्सहेल हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का पीएच 7.45 से बढ़ गया है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो काज है वो क्या है? हाइपरवेंटिलेशन है। अगर हम हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज है तो इस वजह से हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा अमाउंट में एक्सहेल होगा, जिसकी वजह से कंडीशन जो है वो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस काज होगी। ये जो हाइपरवेंटिलेशन है या जो हम ब्रीथिंग रेट जो हमारी इंक्रीज है ये किस वजह से हो सकती है? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पर लोग जो है जल्दी सांस लेते हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन जल्दी हमारे बॉडी के अंदर चला जाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी की वजह से या फिर लंग्स की डिजीज की वजह से या फिर एंजाइटी की वजह से हम हाइपरवेंटिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरवेंटिलेशन की वजह से रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस का होगा। जाहिर है इसकी जो कंपेंसेशन होगी वो किस तरीके से होगी? अगर हाइपरवेंटिलेशन की वजह से ये कंडीशन काज हुआ है तो इसकी कंपेंसेशन जो है वो हाइपोवेंटिलेशन के थ्रू होगी। हाइपोवेंटिलेशन मीन यानी हम ब्रीथिंग रेट जो है वो कम करेंगे। तो अगर ब्रीथिंग रेट हम कम करेंगे तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिंक कर जाएगा, रह जाएगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रह गया है तो इट मींस के बॉडी का पीएच जो है वो अब नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और जो मैकेनिज्म्स है वो कौन कौन से मैकेनिज्म है कि हाइड्रोजन की रीएब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी किडनी में हो जाएगी। ठीक है, हमारी किडनी क्या करती है कि हाइड्रोजन की रीएब्जॉर्प्शन कर लेगी, क्योंकि हमारी बॉडी का जो पीएच है वो अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन में अब क्या करेंगे? हम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और बाइकार्बोनेट जो है उसकी रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी और उसकी एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट जो है ये क्या है? अल्कली है, तो अल्कली को अब हमने एक्सक्रीट आउट करना है, हमने एसिड्स को एब्जॉर्ब करना है ताकि हमारी बॉडी का पीएच वापस नॉर्मल की तरफ आ जाए, क्योंकि हमारी बॉडी का जो पीएच है वो ऑलरेडी बेसिक है। ठीक है, and breathing into paper bag. ठीक है, अच्छा, the second one condition is metabolic acidosis and metabolic alkalosis. ठीक है, तो metabolic acidosis हम सबसे पहले पढ़ते हैं। जो metabolic acidosis and alkalosis है वो बाइकार्बोनेट आयन से रिलेटेड है, और जो रिस्पायरेटरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती और कमी होगी, और मेटाबॉलिक में हमारे पास बाइकार्बोनेट की कमी और ज्यादती होगी। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट की कमी होती है हमारी ब्लड में, क्योंकि बाइकार्बोनेट एक अल्कली है, एक बेसिक चीज है। तो अगर हमारी बॉडी में बेसिस कम होंगी, बेसिक चीजें कम होगी, अल्कली कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से हमारे ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन हमारी बॉडी का जो पीएच है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये इसके जो कॉजेज है वो क्या है? इसकी जो कॉज है वो ये है कि हमारी बॉडी से बाइकार्बोनेट जो है वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। किस चीज की वजह से वो हमारी बॉडी से निकलेंगे? बिकॉज ऑफ द डायरिया। अगर डायरिया है तो डायरिया
डायरिया में जो हमारा जो बाइकार्बोनेट आयन है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, या फॉर एग्जांपल रीनल डिसफंक्शन है, हमारा जो किडनी है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, तो वो इस बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये बाइकार्बोनेट जो है ये एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन में, ठीक है। या अकोमुलेशन ऑफ एसिड्स, या हमारी बॉडी में एसिड्स की अकोमुलेशन हुई है जिसकी वजह से ये जो बाइकार्बोनेट है ये कम पड़ गया है, ठीक है। तो ये ऐसे कंडीशंस है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज होगा। इसकी जो कंपेंसेशन है वो किस तरह है, चूंकि एसिडोसिस है तो एसिडोसिस की कंपेंसेशन हमेशा हाइपरवेंटिलेशन के थ्रू होगी, ठीक है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इस मैकेनिज्म को नॉर्मल की तरफ लेकर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हाइपरवेंटिलेशन होगा, हाइपरवेंटिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी में रह जाएगा, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाएगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक एसिड है और हमारी बॉडी का पीएच जो है वो ऑलरेडी एसिडिक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन की वजह से हमारी बॉडी का जो पीएच है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम इंट्रावीनस इंजेक्टेबल फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन देता है, ठीक है। और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड के पीएच को वापस नॉर्मल की तरफ लेकर आने की कोशिश करता है। अच्छा, द लास्ट वन इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो चूंकि मेटाबॉलिक है तो इट मीन्स कि ये बाइकार्बोनेट से रिलेटेड है, बाइकार्बोनेट आयन से रिलेटेड है। चूंकि बाइकार्बोनेट आयन जो है ये एक अल्कली है, ये एक बेसिक चीज़ है, तो ये जो कंडीशन है, ये जो अल्कलोसिस वाली कंडीशन है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारी बॉडी में अल्कली का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। ये जो अल्कली है ये कौन है, ये बाइकार्बोनेट है। तो हमारे ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी का पीएच इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स के अल्कलाइन हो गया है। कितने से इंक्रीज हो गया है, 7.45 से, ठीक है। रेंज मैंने आपको बताया था कि 7.35 से जब कम होगा तो उसको हम एसिडोसिस कहेंगे, 7.45 से जब बढ़ेगा तो उसको हम अल्कलोसिस कहेंगे, ठीक है। तो ये जो अच्छा, तो इसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका जो कॉज है वो ये है कि हमारी बॉडी से एसिड्स जो है वो लॉस हो जाएंगे, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो अगर हमारी बॉडी से एसिड्स जो है वो एक्सक्रीट होंगे तो हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एसिड्स और बेसिस जो थे वो तकरीबन इक्वल अमाउंट में थे, तकरीबन एक दूसरे के साथ बराबर थे। लेकिन जब हमारी बॉडी से एसिड्स चले जाएंगे तो हमारी बॉडी में जो बेसिक चीज़ें हैं ये बढ़ जाएगी, ठीक है। ये उस लिहाज से बढ़ जाएगी। तो अगर बेसिक चीज़ें बढ़ गई है तो इससे अल्कलोसिस काज होगी। ये जो एसिड्स है ये क्यों लॉस होंगे, ये बिकॉज ऑफ वोमिटिंग में हम, चूँकि वोमिटिंग जो है, वोमिटिंग का जो कंटेंट है वो हमारे स्टमक से आता है और स्टमक में क्या है, एसिड है। तो हमारी वोमिटिंग में हमारी बॉडी से जो है एसिड्स की लॉस हो जाती है। या फिर गैस्ट्रिक सक्शनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई बंदा जो है कोई पॉइजन खा लेता है या कोई और कंडीशन हो तो उसमें हमारी जो पेशेंट से वो पेशेंट के जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको सक कर लेते हैं, यानी उसको एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रिक सक्शनिंग, ठीक है। या फिर हम जो है अल्कलाइन ड्रग्स की यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं। तो जब अल्कलाइन ड्रग्स की यूज़ ज़्यादा करेंगे तो इससे हमारी बॉडी में अल्कली की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी जो कंपेंसेशन है वो क्या है, हाइपोवेंटिलेशन है। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होगा कि हमारे जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इट मीन्स के एसिड्स की प्रोडक्शन होगी। तो अगर एसिड्स की प्रोडक्शन होगी तो वो एसिड्स इन अल्कली को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और हमारी बॉडी का जो पीएच है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है जिसमें हमने आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पीएच एंड पीएच स्केल, और जिसमें हमने एसिड बेस बैलेंस, और एसिड बेस बैलेंस में हमने दो मैकेनिज्म, जिसमें दो सिस्टम, जिसमें हमने केमिकल बफर सिस्टम और फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।